ये जो आप लोगों की हार ना मानने की आदत है, यकीन मानिए यही आपको एक दिन बड़ी जीत दिलाएगी। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए एसएसटी का पेपर 8। पहला प्रश्न, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, 364, 366 या 368? तो इसका आंसर क्या होगा? हम सबको पता है लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो 366 डेज होते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? देखिए, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं सामान्य वर्ष में? 365 डेज होते हैं। लेकिन सामान्य वर्ष में 365 दिन तो हम मानते हैं, वाकई में पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का लगाने में 365 दिन 5 घंटे और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड लेती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर साल के 6 घंटे लगभग हो गए, तो 4 सालों में 24 घंटे यानी एक दिन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर चौथे साल में क्या करते हैं, साल में एक दिन बढ़ा देते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि वास्तव में कितना बढ़ना चाहिए। वास्तव में तो 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकेंड ही बढ़ने चाहिए, जबकि हम 6 घंटे हर साल के बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं ना। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार ये होता है कि अगर हम जो एक्स्ट्रा बढ़ाया है, कितना हमने एक्स्ट्रा कितना बढ़ाया है, लगभग 10 मिनट और 12 सेकंड के 11 सेकंड के आसपास बढ़ाया है ना। ये समय 400 सालों में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने दिन का फर्क हो जाएगा? 3 दिन का फर्क हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक 1900 है, 1900 का साल है, तो बताइए 1900 के साल में कितने दिन होंगे? 1900 वाला साल है, 4 का भाग तो इसमें पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 365 दिन ही होंगे। मतलब जब वो साल का ये होता है, शताब्दी का साल होता है, उस साल में 365 दिन होते हैं। अगर उस साल में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, जैसे मान लीजिए 2000 का साल है, तो इसमें कितने दिन होंगे इस साल में? तो इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसका मतलब इसमें 366 दिन होंगे। लेकिन अगर 1900 साल की बात करें, 1900 जो ईयर आएगा, जैसे अभी मान लो 2023 चल रहा है, लेकिन जब 2100 का साल आएगा तो इसमें कितने दिन होंगे? तो इसमें सिर्फ 365 दिन ही होंगे, ना कि ये लीप ईयर होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, जो 2096 है, इसके बाद में 366 दिन का साल कब आएगा? वो 2104 में आएगा, यानी 8 साल के बाद में आएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। मैंने थोड़ी जल्दबाजी में बताया है, क्योंकि हमें अपना पेपर समय पे कंप्लीट करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण के द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहने का तात्पर्य क्या है, सौर ऊर्जा आती है हमारे पृथ्वी पे, ठीक है, उसके बाद में जो विकिरण है वो वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। प्रकाश का एक भाग, ठीक है, ऊष्मा का एक भाग वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, लेकिन जितना भाग सामान्य स्थिति में भेजना चाहिए उसका कुछ भाग नहीं भेज पाते। इस कारण पृथ्वी पे जो तापमान है वो बढ़ जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनामी, सौर तापन, ग्रीन हाउस इफेक्ट या भूकंपीय प्रभाव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसे हम कहेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या तात्पर्य है? देखिए, वर्तमान में पृथ्वी ग्रीन हाउस इफेक्ट से जूझ रही है, मतलब तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो हमारे ग्लेशियर है वो लगातार पिघल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जो भूखंड है वो कम हो रहा है, जो जल का क्षेत्र है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इससे मतलब जो हमारी पारिस्थितिकी है उसको लगातार नुकसान हो रहा है। तो हम समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। आप ज़्यादातर क्या हो, किसान के पुत्र हो, मतलब किसान फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपने ग्रीन हाउस का नाम जरूर सुना होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्रीन हाउस एक तरीके से छोटा हाउस होता है, लेकिन इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे सूर्य से ऊष्मा आती है, ठीक है, वो ऊष्मा अंदर तो प्रवेश कर जाती है, लेकिन ये ऊष्मा वापस बाहर नहीं जा पाती। कारण प्रदूषण के कारण जितना ऊष्मा वायुमंडल से बाहर निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती। तो उससे क्या होता है, उससे तापमान बढ़ जाता है। जैसे आप ग्रीन हाउस को इस प्रकार समझिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने को इस प्रकार समझिए कि जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, और वो गाड़ी धूप में खड़ी थी, ठीक है, अगर आप
10 मिनट उस गाड़ी में बैठोगे, धूप में खड़ी हुई गाड़ी में, और उससे बाहर निकलोगे तो आप अलग ही फील करोगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा है, और वाकई में बाहर निकलोगे तो देखोगे तो वहाँ तापमान उतना ज़्यादा है नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि जो गाड़ी के अंदर जो मिरर होते हैं उससे उष्मा अंदर तो आ जाती है लेकिन वापस नहीं जा पाती, बाहर नहीं जा पाती, लेकिन वायुमंडल से वापस चली जाती है, तो वहाँ तापमान सामान्य हो जाता है। लेकिन जो प्रदूषण है उसके कारण जो तापमान है वो लगातार बढ़ता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस प्रभाव से। और ये मैप के माध्यम से समझाया गया कि सूर्य की जो ऊष्मा आती है वाकई में तरह से निकल जानी चाहिए, लेकिन अगर प्रदूषण वगैरह की समस्या होगी तो इससे ये वापस नहीं निकल पाएगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और उससे ग्लेशियर वगैरह पिघल जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात है, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो इनके मध्य जो सीमा क्षेत्र होता है उसे वाताग्र कहते हैं। ठीक है। और दूसरा कथन है, वाताग्र मुख्यतः मध्य अक्षांशों से ही निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ये दोनों ही कथन सत्य है। तो एक्चुअली वाताग्र होता क्या है? देखिए, जो अलग अलग प्रकार की वायु राशि है, वायु राशि मतलब जो वायु की प्रकृति है, कोई वायु गर्म होती है, कोई ठंडी होती है ना, किसी की स्पीड कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो ये अलग अलग स्वभाव की जब वायु राशियां आपस में मिलती है ना, तो इसमें जो एरिया बनता है उसे हम कहते हैं वाताग्र। क्या कहते हैं उसे हम वाताग्र कहते हैं। ठीक है, वाताग्र समझ गए? यानी दो अलग अलग प्रकृति की वायु राशि, वायु आपस में मिलती है तो इस एक प्रकार का जो माहौल बनता है उसे वाताग्र कहते हैं। और ये वाताग्र मुख्यतः मध्य अक्षांशों में बनते हैं। मध्य अक्षांशों का तात्पर्य क्या हो गया? ऊपर की तरफ तो जैसे शीत अक्षांश हो गया तो ठंड ज्यादा होगी, तो यहाँ से चलने वाली हवाएं ठंडी होगी, और भूमध्य सागरीय आसपास वाला उष्ण अक्षांश हो गया तो वहां से गर्म हवाएं चलेगी, और तो बीच का जो मध्य अक्षांश है वहां पे दोनों हवाएं मिलेगी और इससे वाताग्र उत्पन्न होगा। तो ये वाताग्र कहाँ उत्पन्न होते हैं? सामान्यतः तो ये मध्य अक्षांशों में ही उत्पन्न होते हैं, सामान्यतः उत्पन्न होते हैं। और जो अलग अलग तरीके की वायु राशि मिलती है उसे कहते क्या है? उसे वाताग्र कहते हैं। समझ गए बात को? और अच्छा, वाताग्र बनने से क्या होता है? अलग अलग प्रकृति की वायु राशि मिलती है तो इससे क्या होता है? इससे बादल बनते हैं। ठीक है ना, वर्षा होती है, इस प्रकार के कार्य होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये चित्र के माध्यम से बताया गया कि इधर से ठंडी हवा आ रही है, इधर से गर्म हवा आ रही है, और इसमें बीच में जो एरिया बनेगा वो वाताग्र का प्रदेश बनेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सार्गेसो सागर कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में? हम बात कर रहे हैं सार्गेसो सागर की। कहाँ पे है? तो ये सार्गेसो सागर है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सार्गेसो सागर है क्या एक्चुअली? देखिए, जो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो पूर्वी हिस्से में देखेंगे तो जो क्यूबा, हवाना इस साइड में है ना, एक सागर है, वो वहाँ का पानी है ना वो एक जगह ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ का तात्पर्य क्या हो गया? जो पानी है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। ठीक है ना, मूवमेंट नहीं करता तो उससे क्या होता है? यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शैवाल वगैरह आ जाते हैं और वो जम जाते हैं। फिर यहाँ से जैसे वायु मतलब जहाज, समुद्री जहाज चलते हैं तो उनका भी सार्गेसो सागर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ का जो जल है वो संचरण नहीं कर रहा है ना। तो कहाँ पे है ये? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये एक प्रकार का स्थिर सागर है और यहाँ पे एक प्रकार का शैवाल पैदा होता है, क्योंकि जहाँ देखो आप नॉर्मली क्या होता है, हम कहीं भी स्थिर पानी को देखते हैं, स्थिर पानी वहां पे देखो उस पर खुद ही गंदगी जैसी कुछ आ जाती है, और थोड़े दिनों वो अगर पड़ा रहेगा तो उस पर शैवाल जैसे कुछ वनस्पति वगैरह इस प्रकार हो जाते हैं ना। आपने देखा होगा ना, जहाँ स्थिर पानी, एक जगह पानी ठहरा हुआ है, लगातार बह रहा पानी, वो निर्मल रहता है, लेकिन जो ठहरा हुआ पानी है वो इस प्रकार के शैवाल जैसी चीजें उत्पन्न हो जाती है। वो स्थिति सार्गेसो सागर में है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तिमोर सागर, आरापुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर या फिर अरल सागर? तो स्थलबद्ध सागर का तात्पर्य क्या है? यानी जो अपनी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगाता उसे स्थलबद्ध कहते हैं, यानी चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ सागर। कौन सा है? तो इनमें से तो मैंने आपको बताया था जो अरल सागर है वो स्थलबद्ध सागर है। कौन सा? अरल सागर। ये कौन कौन से देशों के मध्य है? तो देखो मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि जो अरल सागर है वो उज्जकज के मध्य है। क्या बताया था मैंने आपको?
उच्च गज के मध्य अरल सागर है। तो देखो हमारे सामने नक्शे में आ गया है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, और इनकी सीमा पर ये सागर जो दिख रहा है कौन सा सागर है, ये अरल सागर है। और ये किसी समुद्र से सीमा नहीं लगाता, तो ये क्या सागर, किस प्रकार का सागर हो जाएगा, ये स्थलबद्ध सागर हो जाएगा। ठीक है। और देखो ये जो झील दिख रही है यहाँ पे आपको कजाकिस्तान में, ये है बाल्कस झील। ठीक है। और यहाँ पे जो सागर दिख रहा है आपको, ये है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो कौन सा जल डमरू है, कौन सी जल संधि है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? देखो तस्मानिया वैसे ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है। ठीक है। लेकिन कौन सी जल संधि अलग करती है? बोस, पाक जल संधि, डोवर या फिर बेरिंग? तो इसका आंसर क्या होगा, जो बोस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। जिस प्रकार से भारत के जो द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार हो गए, उसी प्रकार से तस्मानिया है ना, वो ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। तो ये हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का ये दूसरा भाग है जिसे हम कहते हैं तस्मानिया, वो हमारे सामने आ गया। और यहाँ पे जो जल संधि है, ये कौन सी जल संधि है, इसे हम कहेंगे बोस जल संधि, इनके मध्य में। और देखो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी भाग में कौन सा सागर है, इसे हम तस्मान सागर कहते हैं। और जो इधर जो इसके पश्चिमी भाग में जो सागर है, इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण सागर कहते हैं। और ये जो जल संधि है, इसे जल संधि को क्या कहते हैं, बोस जल संधि कहते हैं। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य जो जल संधि है वो बोस जल संधि है। ठीक है ना। और बोस किस प्रकार कह सकते हैं, तो देखो बोस का स्वभाव तो आप जानते ही हो। और कोई टाइम ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वो पूरी दुनिया पे मतलब एक डोमिनेट करती थी। कोई भी मतलब सीरीज हो, वर्ल्ड कप हो या कोई भी इवेंट हो, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया ही जीतती थी। जिस प्रकार आज इंडिया जीतती है, हालांकि इंडिया वर्ल्ड कप में नहीं जीत पा रही है, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन नहीं रहेगी और जल्द ही हम वनडे वाला वर्ल्ड कप तो जरूर लेके आएंगे। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया बॉस की तरह बिहेव करती थी। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं हम कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य जो जल संधि है उसका नाम क्या है, बॉस जल संधि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? महासागर में जलधाराएं क्यों बनती है? वायुदाब और हवाओं के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण के कारण, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान के कारण, या उपयुक्त सभी कारणों से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो जलधाराएं हैं वो वायुदाब और हवाओं के कारण होता है। जलधाराओं, जो समुद्र में जो जलधाराएं बनती है उसका कारण वायुदाब होता है, हवाएं ये भी होते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण होता है, बिल्कुल होता है। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों का जो तापमान, जैसे भूमध्य रेखा पे तापमान ज्यादा रहेगा, ध्रुवीय प्रदेशों तापमान कम रहेगा, तो ये भी कारण होता है, तो बिल्कुल ये भी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सारे ही कारण है ना, समुद्र में जो जलधाराएं चलती है। आप कभी गए होंगे ना बीच पे, तो आपने देखा होगा कि सी कैसे उभन के आता है ना, किस प्रकार उफन के आता है और वापस ऐसे भागदौड़ करता रहता है। तो उसका कारण क्या है, तो ये सारे ही कारण है कि समुद्र इस प्रकार भागदौड़ करता है। लेकिन आपने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, जो सारगेसो सागर है, सारगेसो सागर में क्या होता है, ये समुद्र स्थिर है, वहां पे इतना मूवमेंट नहीं करता है, तो वहां पे एक प्रकार का शैवाल की उत्पत्ति हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पनामा नहर स्वेज नहर से किस प्रकार भिन्न है? हम बात कर रहे हैं, दो प्रकार की नहरें आई हमारे सामने, और ये दुनिया की मतलब सबसे महत्वपूर्ण नहरें कह सकती है। मतलब दुनिया को एक नया रूप दिया इन्होंने, दोनों ही नहरों ने, पनामा नहर, स्वेज नहर। क्योंकि इन नहरों का योगदान किसमें, व्यापारिक कार्यों में, यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में। और जो नहरों से व्यापार होता है, एक प्रकार से विश्व की इकोनॉमी को एक अलग ही स्तर पर ले गया है। तो इससे, लेकिन जो पनामा नहर है वो स्वेज नहर से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें लॉक प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग कम व्यस्त है। तो देखो पनामा नहर और स्वेज नहर के बीच में जो भिन्नता है ना, तो पनामा नहर में लॉक सिस्टम लगा हुआ है। लॉक सिस्टम का तात्पर्य क्या है? लॉक सिस्टम का तात्पर्य ये है, जो पनामा नहर है ना, वो एक्चुअली पनामा देश के अंतर्गत आती है। किस देश के? पनामा देश के अंतर्गत आती है। और पनामा देश काफी रेवेन्यू भी इससे कलेक्ट करता है। वैसे देखिए, मान लीजिए आप यहाँ इंडिया में हो, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए यहाँ पे हो, या फिर अमेरिका वाले हिस्से में यहाँ पे हो, और आपको इस पार्ट में कोई सामान भेजना है, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली तो ऐसे होता कि अगर कोई यहाँ पनामा नहर नहीं होती तो आपको सामान ए से ऐसे ऐसे इस प्रकार यहाँ पे ऐसे भेजना पड़ता।
तो आपका टाइम जाया होता। जैसे पेरिसेबल गुड्स है जो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकते, वो खराब हो जाते, फिर आप उन सामान को तो भेज ही नहीं पाते। और अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इसका तात्पर्य क्या है, अमेरिका में तो व्यापार करना मतलब लाजमी है, उनके साथ व्यापार नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो देखो अब यहां से इतना लंबा रास्ता है, इस रास्ते को कम करने के लिए क्या किया, यहां पे एक पनामा नाम की देश है, तो इस प्रकार कह सकते हैं ये पनामा नाम का देश है मान लीजिए, और इस प्रकार यहां से एक नहर निकाली गई है, ठीक है। तो लेकिन पनामा में क्या, यहाँ अंदर तो एक नहर है, झील बनी हुई है, लेकिन यहाँ थोड़े से एरिया में मतलब वो जमीन ही थी, यहाँ पे पानी नहीं था। तो मतलब प्राकृतिक तरीके से न करके कृत्रिम तरीके से एक छोटी सी झील बनाएगी, और लेकिन यहाँ पे जो जमीन है वो थोड़ी सी ऊपर है, मतलब उसका जल स्तर मतलब जो जमीन की ऊंचाई है वो थोड़ी ज्यादा है। तो क्या किया गया, ये समुद्र से थोड़ा ऊंचा है, तो यहाँ क्या किया जाता है, एक लॉकिंग सिस्टम बना दिया। यानी पहले यहाँ जहाज होता है, जहाज के इधर एक इसको अंदर ले लेते हैं, फिर पीछे की तरफ एक लंबी दीवार डाल दी जाती है प्राकृतिक कृत्रिम तरीके से, वैसे स्थायी नहीं अस्थायी, फिर उस पार्ट को पूरा भर दिया जाता है। अब जब पानी बढ़ जाता है तो जहाज को थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया जाता है, फिर इस झील में एंट्री करवा दी जाती है। कौन सी झील है ये, तो यहाँ पे जो पनामा में झील है उस झील का नाम है गुट्टन झील, ठीक है। और यहाँ पे समुद्र से जल स्तर कितना ऊंचा है, तो 26 मीटर ऊंचा, यानी जहाज को 26 मीटर ऊंचा उठाया जाता है, फिर उसके बाद इस झील में प्रवेश करवाया जाता है। तो इस प्रकार जो सिस्टम किया जाता है ना, इस टेक्निकल सिस्टम के कारण, तो स्विस कनाल में ऐसा नहीं है, स्विस कनाल में नॉर्मली एंट्री करवा सकते हो आप, लेकिन पनामा कनाल में जो पनामा नहर है इसमें इस लॉकिंग सिस्टम के कारण ये उससे अलग हो जाती है। समझ गए, उम्मीद है आप समझ गए चीज को। अगले प्रश्न चलते हैं, विश्व की कुल खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है। हम बात करें खनिज तेल की, प्राकृतिक गैस के उत्पादन की, तो टोटल उत्पादन का कितना परसेंट भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है। तो महाद्वीपीय मग्न तट का तात्पर्य क्या हो गया, वो हिस्सा जो समुद्र के किनारे है, महाद्वीप का वो हिस्सा जो समुद्र के किनारे है, वहां से निकाला जाता है तेल, उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि राजस्थान है ना खनिज तेल उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे बॉम्बे हाई का नाम आता है। बॉम्बे हाई क्या है, तो बॉम्बे हाई एक प्रकार से महाद्वीपीय मग्न तट ही है। तो कितना प्रतिशत महाद्वीपीय मग्न तट पूरी दुनिया में प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 20% हिस्सा। यानी पूरे देश में जितना खनिज तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादित होती है ना, उसका 20% हिस्सा महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त किया जाता है। और ये हम देखते हैं, ये आपको जो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको, तो ये भारत का जो मुंबई के आसपास वाला क्षेत्र है ना, ये वाला उसका मैप लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो बेसिन है ना, इसे हम बॉम्बे हाई बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉम्बे हाई बेसिन कहते हैं। यहाँ पे पन्ना बेसिन है, तो ये क्या है, ये महाद्वीपीय मग्न तट माने गए है ना। और पूरे विश्व में कितना महाद्वीपीय मग्न तट से खनिज तेल प्राकृतिक गैस उत्पन्न किया जाता है, तो 20% उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, वे प्रजातियां जिन्हें हम संरक्षित यदि उन्हें संरक्षित नहीं किया गया, हम वन्य जीव की बात कर रहे हैं या फिर वन्य जीवन की बात कर रहे हैं, तो उनके विलुप्त होने में उनके सहयोगी कारक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। यानी एक तो नॉर्मली क्या होती है, इंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना, एक रेयर स्पेसीज के बारे में पढ़ते हैं, एक वुल्नरेबल स्पेसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया ना, तो भविष्य में वो खत्म हो जाएगी। ध्यान दे लिया था तो वो सामान्य रहेगी, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया उनको खत्म करने वाले कारण पे, तो वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। तो IUCN ने इस प्रकार को किस कैटेगरी में बांटा है, इंडेंजर्ड, वुल्नरेबल, रेयर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा, इन्हें हम वुल्नरेबल स्पेसीज कहेंगे। वुल्नरेबल स्पेसीज का तात्पर्य क्या हो गया, मतलब सुभेद्य प्रजातियां कि अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो निकट भविष्य में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके खत्म होने के कारण पे हमने ध्यान दे लिया तब वो चीजें सामान्य हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और IUCN की बात आई है, तो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है ग्लांड। ग्लांड कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड में एक शहर है। और IUCN की स्थापना कब हुई, तो ये 5 अक्टूबर 1948 को, 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना हुई, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तावी मालागासी, मसोलो कांगो, चेन्ना म्यांमार या तमराई थाईलैंड। विश्व में कृषि, ये हमारे सिलेबस का एक पॉइंट है, और ये विश्व में कृषि के प्रकार हैं, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो टावी कृषि है वो मालागासी में की जाती है,
मसोलो कांगो में, चेन्ना म्यांमार में या तमराई थाईलैंड में, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा जो चेन्ना है ना वो म्यांमार में नहीं की जाती, वो कहाँ की जाती है? वो श्रीलंका में की जाती है। चेन्ना जो कृषि है, जो चेन्ना कृषि है वो कहाँ की जाती है? श्रीलंका में की जाती है, म्यांमार में नहीं की जाती। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो टावी कृषि है वो मालागासी में की जाती है, मसोलो कृषि है वो कांगो में की जाती है, और जो तमराई कृषि है वो थाईलैंड में की जाती है। ठीक है, तमराई थाईलैंड, चेन्ना श्रीलंका, मसोलो कांगो, टावी मालागासी, याद रखेंगे। बाकी कुछ और कृषि भी मैंने रखी है ताकि हम इनको याद कर सके। देखो याद करनी महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे हम याद करके इनको खत्म कर देंगे। यानी एक या तो याद करनी है सारी ऐसे पड़ी हुई है, या हम दो दो तीन डेली याद करेंगे और वो कम हो जाएगी और वो हमारे माइंड में सेट हो जाएगी। तो जो रे नाम की कृषि है, कितना छोटा सा नाम है रे, रे कहाँ की जाती है? वियतनाम में। ठीक है, तावी, तावी पढ़ी मैंने, तो ये मेडागास्कर में की जाती है। तावी नाम की जो कृषि मेडागास्कर में। मसोले कृषि, मसोले कृषि कहाँ की जाती है? तो हमने देखा कांगो में की जाती है। फिर फंग खेती, फंग खेती कहाँ की जाती है? जो भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश है ना वहाँ पे फंग कृषि, भूमध्य रेखीय अफ्रीकन कंट्रीज में फंग नाम की खेती की जाती है। लोगन कृषि कहाँ की जाती है? ये पश्चिमी अफ्रीका में, लोगन कृषि पश्चिमी अफ्रीका में। कोमिल कृषि मैक्सिको में, कोमिल का याद रखना, कोमिल और मैक्सिको। ठीक है, कोमिल कृषि मैक्सिको में। और मिल्पा नाम की जो खेती है बहुत प्रसिद्ध है, ये युकाटन और ग्वाटेमाला में की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ है? बात कर रहे हैं बागानी कृषि का, मध्य अमेरिका में, अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो बागानी खेती कहाँ डेवलप हुई है? ये हुई है दक्षिणी पूर्वी एशिया में। कहाँ पे? बागानी खेती कहाँ पे डेवलप हुई है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में डेवलप हुई है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन से देश आते हैं? तो देखो हमने एक संस्था का नाम सुन रखा है, आसियान का, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन सुन रखा है ना। तो आसियान में कौन कौन से देश है? ब्रुनई हो गया, दारुसलाम हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया और सिंगापुर हो गया। ठीक है, ये कुछ देश है जो आसियान के मेंबर्स है। और आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया का ही मतलब देश हो गया ना, दक्षिण पूर्वी एशिया के तो देश है। और वहां पे किस प्रकार की खेती का विकास ज्यादा हुआ है? तो हम कह सकते हैं जो बागानी खेती है उसका विकास दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्यादा हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली खेती कहलाती है। यानी बड़े बड़े खेत और यंत्रों के माध्यम से खेती करना क्या कहलाती है? वो गहन कृषि, गहन जीविका कृषि, विस्तृत कृषि या बागानी कृषि। तो इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की कृषि को हम विस्तृत कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्तृत कृषि। कहाँ प्रचलित है? तो देखो जो कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, वहां पे बड़े बड़े खेत होते हैं। हमारे यहाँ तो खेत कितने होते हैं? किसी के 10 बीघा खेत है, किसी के 15 है, किसी के 20 है, कोई ज्यादा तगड़ा होगा तो 30 होगा, है ना। 50 बीघा खेत तो मुश्किल ही बचे हैं, क्योंकि पहले तो थे, जैसे हमारे दादाजी, उनके 200 बीघा खेत था, लेकिन जब उनके 5 बेटे हो गए तो 40-40 बीघा ही खाया। इस प्रकार मतलब डाइवर्जन हो गया ना। तो वर्तमान में राजस्थान में क्या है? ज्यादातर लघु खेत है या सीमांत खेत है ना। मतलब 2 हेक्टेयर से 3 हेक्टेयर से कम ही खेत है ज्यादातर के। लेकिन अमेरिका में क्या है? वहां पे 500 बीघों में खेती कर रहा है एक बंदा, 1000 बीघा में खेत कर रहा है ना। तो उस प्रकार की खेती को क्या कहेंगे? उस प्रकार की खेती को विस्तृत कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्तृत कृषि कहेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना हमें। चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या यूके। तो देखो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, वो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एंटवर्प हीरे की तराशने का व्यापार का एक अग्नि स्थल है। एंटवर्प एक जगह है, एक शहर है, और वहां पे क्या किया जाता है? हीरे को तराशने का कार्य किया जाता है ना। तो कहाँ पे? वो लग्जमबर्ग में, फ्रांस में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में। तो एंटवर्प नाम की जो जगह है वो बेल्जियम में। अच्छा, बेल्जियम कहाँ पे वर्ल्ड मैप में? आया ध्यान? एक बार आप सोचो मन में, फिर मैं आपको बताता हूं। तो ये देखो हमारे सामने मैप आ गया, किसका? यूरोप का मैप आ गया। और यूरोप के 2 सबसे महत्वपूर्ण देश कौन से हैं? यूके और फ्रांस, है ना। कौन कौन से देश है? यूके और फ्रांस। और यूके और फ्रांस के नजदीकी जो देश है वो कौन सा देश है? वो है बेल्जियम। तो देखो ये तो दिख रहा है ना आपको, ये फ्रांस है, ठीक है। और ये फ्रांस के जस्ट ऊपर जो देश है ये कौन सा? ये है बेल्जियम। और इस बेल्जियम में एक शहर का नाम है एंटवर्प। और यहाँ पे क्या फेमस है? हीरे को तराशा जाता है यहाँ पे,
है ना। आप भी तो हीरे हो, और हमारा कार्य क्या है, जो अध्यापक है उनका कार्य क्या है, आपको तराशना। तो जो हीरे को तराशने का काम कहाँ किया जाता है, तो ये बेल्जियम में किया जाता है। वो जगह का नाम क्या है, एंटवर्प है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे, बेल्जियम। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यूके कहाँ पे, तो ये जो मतलब हम पे राज करके गया ना 200 साल, ये यूके यहाँ पे है। ठीक है, और वर्तमान में हम भी कम थोड़े है ना, मतलब उधार तो चुकता करना पड़ेगा। तो अपने जो ऋषि सुनक साहब है, ये वर्तमान में ब्रिटेन के मतलब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और उम्मीद है आप में से भी कोई आगे जाके अमेरिका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकोटड़ा, वनावली, मांडा या कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष पूछे हैं ना, वो कहाँ से मिले हैं, वो सुरकोटड़ा से मिले हैं। कहाँ से, सुरकोटड़ा से मिले। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये कहाँ उल्लेखित है, छांदोग्य उपनिषद में, अथर्ववेद के अनुसार, मैत्राणी संहिता के अनुसार, या ऋग्वेद में उल्लेखित है। तो इसका आंसर होगा सभा और समिति। ये प्रजापति जी की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। कहाँ किया गया है, अथर्ववेद में किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां थी, इस प्रकार की लाइन अथर्ववेद में लिखी गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 बौद्ध संगतियां किस उद्देश्य के लिए आयोजित की गई, यानी बौद्ध संगतियां आयोजित की गई, उनका उद्देश्य क्या था, संघ में एकता बनाए रखना, धार्मिक विवादों के निदान के लिए, धार्मिक ग्रंथों के संकलन के लिए, या इन सभी कारणों से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी बौद्ध संगतियों का बनाने का उद्देश्य या आयोजित करने का उद्देश्य था कि एक तो संघ में एकता बनी रहे, पहली बात। दूसरी बात, धार्मिक विवादों को खत्म किया जा सके। ठीक है। तीसरी बात, जो धार्मिक ग्रंथों का संकलन किया जा सके। ये सारे ही उद्देश्य बौद्ध संगतियां आयोजित करने के लिए था। आपको याद है पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, तीसरी कब हुई थी, चौथी कब हुई थी, फिर पहले के समय राजा कौन था, इसी प्रकार पहले की अध्यक्षता किसने करी थी, एक बार मन में याद करो, फिर बताता हूं मैं आपको। तो हमारे सामने ये देखो, चारों बौद्ध संगतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आ गई है। पहली देखो, इस प्रकार इसको कैसे याद रखोगे आप, पहले समय को एक साथ याद रखो, फिर स्थान को याद रखो, फिर शासनकाल को याद रखो, फिर अध्यक्ष को याद रखो। तो पहले देखो, पहली बौद्ध संगति है वो 483 ईस्वी पूर्व, पहले ईस्वी पूर्व की ओर, पहले 483 ईस्वी पूर्व, फिर 383 ईस्वी पूर्व, 483 383 100 साल का फर्क है। फिर तीसरी 255 ईस्वी पूर्व, और चौथी 78 ईस्वी में। यानी अब पहले तो तीनों ईस्वी पूर्व में हुई थी और चौथी हुई थी 78 ईस्वी में। ठीक है, 483 383 तो याद हो जाएगा, 255 और 78 वाली है तो ये थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेना, लेकिन 483 तो याद रखो, और दूसरी वाली उससे 100 साल पीछे तो 383 हो जाएगा। ठीक है। अब पहली कहां पे हुई, राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखोगे, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है। और जो अशोक के समय वाली हुई थी वो कब हुई थी, वो तीसरी बौद्ध संगति थी जो पाटलिपुत्र में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। फिर शासनकाल किसमें, तो इस प्रकार इसमें देखो, पहले अजातशत्रु है, फिर कालाशोक है, फिर अशोक है, फिर कनिष्क है। तो इसको कैसे याद रखोगे, अजातशत्रु को ए से, फिर कालाशोक को के से, फिर अशोक को ए से, कनिष्क को के से। तो एक ही हो गया ना। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अशोक वाली कौन से नंबर की थी, तीसरे नंबर की थी, और चौथी वाली किसके समय थी, कनिष्क के समय। और फिर अध्यक्ष याद रखो, महाकश्यप, फिर सब्बकामी, फिर मोगलीपुत्तिस और फिर वसुमित्र, है ना। महाकश्यप, सब्बकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। अगर आप इसमें से 2 भी याद कर लेते हो तो बाकी 2 खुद ही हो जाएगी। इसी प्रकार से मतलब 2 तो एलिमिनेट हो रहे हैं ना वो विकल्प, तो आप उस प्रकार से उन तीसरे चौथे में भी पहुंच सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2 तो हर बार में, मतलब पहली कब हुई थी 383, 483, दूसरी 383, पहली राजगृह, वैशाली, फिर अजातशत्रु, कालाशोक, फिर महाकश्यप, सब्बकामी। तो इस प्रकार इन चीजों को रिलेट करके हमें अल्टीमेटली आंसर पे पहुंचना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा, दशरथ और महेंद्र, जालोक और दशरथ, कारुवाकी और तीवर। तो इसका आंसर होगा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा जी को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और श्रीलंका में जो मतलब इनकी मूर्ति लगी है उसका स्वरूप कैसा, जैसे उस समय काफी पुरानी बात होगी, है ना, कब की, 255 ईस्वी पूर्व की बात है। और वर्तमान में क्या साल चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, तो 2023 चल रहा है। तो इसका मतलब लगभग 2600 साल पहले की बात होगी। तो 2600 साल पहले जो कैमरा के पिक्सल तो थे नहीं,
लेकिन फिर भी वर्तमान में जो मूर्तियां बनाई है वो एक जो वर्णन किए गए उनके आधार पर बनाई गई है। तो श्रीलंका में जो उनकी मूर्ति लगी हुई है, अशोक की मूर्ति है, श्रीलंका में लगी हुई है, और ये अपने संघमित्रा जी की मूर्ति है ना। तो ये कितना ओजस्वी मूर्ति है देखो। तो ये संघमित्रा जी की मूर्ति है और ये भी श्रीलंका में लगी हुई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल का सही क्रम ज्ञात करो, यानी इनके शासकों के शासनकाल को देखना है। तो देखो, अलाउद्दीन मसूद, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन और मुइजुद्दीन बहराम। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है इनमें से? तो ये रजिया सुल्तान है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन? रजिया। ठीक है। अब रजिया से पहले कौन है, बाद में कौन है, इस प्रकार रिलेट कर लो आप, क्योंकि छोटे छोटे शासकों की नाम याद रख करनी मुश्किल है, लेकिन रजिया का तो याद रह सकता है। तो जो रुकनुद्दीन फिरोज है, कौन? रुकनुद्दीन फिरोज, ये रजिया का भाई था। पहले ये गद्दी पे बैठा, लेकिन ये तो मतलब 7 अरकान के मतलब एक तरीके से कठपुतली था। तो इसको बाद में जनता ने हटा दिया। रजिया ने जनता को कहा कि इसको हटाओ और मुझे मौका दो, तो जनता ने रजिया को मौका दिया था। तो रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया, रजिया को बना दिया। तो पहले रुकनुद्दीन फिरोज बना, फिर रजिया सुल्तान बनी, और उसके बाद में कौन बना? मुइजुद्दीन बहराम बना, और उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह बना। ठीक है। इस प्रकार रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम और अलाउद्दीन मसूद इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। याद कर लो, रजिया से पहले कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज, और रजिया के जस्ट बाद में कौन था? मुइजुद्दीन बहराम, है ना। फिरोज, रजिया, बहराम, इस प्रकार याद रखो आप इसको। अगले प्रश्न में चलते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, हल्दी घाटी में, सिकंदरा में या रायसीन में? तो अकबर का मकबरा है ना, वो सिकंदरा में है। कहाँ पे है? सिकंदरा में है। और ये हमारे सामने जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये अकबर का मकबरा ही है। मतलब कितना देखो सुंदर बनाया हुआ है। जहांगीर की बंगाल विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसने इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया था। किसकी बात कर रहे हैं? जहांगीर ने बंगाल विजय करी थी, तो उसके बारे में क्या उसने कार्य किए, उसके बारे में बताना है। उसने इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया था क्या? हाँ बिल्कुल किया था। उस समय बंगाल में उस्मानियों का अधिकार था क्या? नहीं भाई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें सत्य कथन बताना है। तो पहला तो कथन सत्य, यानी इस्लाम खां को उसने बंगाल में नियुक्त किया था, लेकिन उसमें बंगाल में उस्मानियों का अधिकार नहीं था। तो किसका अधिकार था? तो उस समय बंगाल में ना अफगानों का अधिकार था। किसका अधिकार था? अफगानों का अधिकार था। तो देखो 1600 ईस्वी कह सकते हैं, 600 ईस्वी नहीं। जहांगीर ने सूफी संत सलीम चिश्ती के पुत्र, सलीम चिश्ती थे ना, उनके पुत्र इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया था, और बंगाल में बंगाल विजय की उस समय अफगान शासक वहां पे शासन कर रहे थे, ना कि उस्मानी शासन कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक कथन सत्य है। एग्जाम में थोड़े से ट्रिकी प्रश्न आ रहे हैं, है ना। एक तो ऑप्शन को इधर उधर कर रहे हैं, पहली बात तो, और दूसरी वो मतलब उन प्रश्नों को थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। बात वही पूछ रहे हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की प्रैक्टिस अभी कर लेनी है ना, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की दुविधा ना हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, कर्जन, क्लाइव या वेवेल? तो इसका आंसर क्या होगा? वर्नाक्यूलर है ना, प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में आया था? तो ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। कब आया था? तो लॉर्ड लिटन का शासनकाल कब था? 1878 में। 1878 में से पारित किया गया था। और इसमें क्या है कि इस प्रकार कर दिया गया कि जो भी कुछ छपेगा पहले उसको, मतलब जो ये वाइसराय या गवर्नर जनरल सीजी था उस समय, वो देखेगा, उसके बाद ही उसे वो मतलब वहां पे छपेगा। तो 1878 में आया था। अगले प्रश्न चलते हैं। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था ना, लखनऊ समझौता। ये लखनऊ समझौता बहुत प्रसिद्ध चल रहा है आजकल। आपकी सीईटी एग्जाम में भी 2-3 बार आ गया है ना। तो इसमें कब हुआ था ये? तो 1916 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1916 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो गरम दल और नरम दल के बीच में भी आपस में कॉम्बिनेशन इसी समय हुआ था। और फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता भी इसी समय हुआ था। और योगदान किसका था एक समझौता कराने में? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी का योगदान था। लेकिन जो सीईटी एग्जाम में प्रश्न आया था, अब इन दोनों का नाम दे दिया। बाद में कायदे से तो ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए, तो दोनों का नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन दोनों का नाम दे दिया उन्होंने। लेकिन इसमें बाद में उत्तर क्या माना? बाल गंगाधर तिलक माना। ठीक है। अब एनी बेसेंट क्यों नहीं माना? ये तो भाई साहब बॉस ही जानते हैं ना, जो बोर्ड है वही बताएगा कि क्यों नहीं माना। या तो इसको डिलीट करना चाहिए कायदे से, तो लॉजिकली देखते हुए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों डाल रहे हो भाई। और फिर अगर किसी का योगदान स्पष्ट तौर पे है ही नहीं, तब फिर उसको अब डालो ना, उसका विकल्प नहीं डालना चाहिए।
अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसकी मुख्य बात क्या थी? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक राज्य की स्थापना करना था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, या उपयुक्त सभी बातें। तो देखो अगस्त प्रस्ताव में सारी बातें डाली हुई थी, है ना। अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना करना था, मतलब डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात कर रहे थे 1940 में जाके। देखो शर्म की बात है उनकी। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों, तो मतलब जो गवर्नर जनरल था ना उसकी कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य शामिल किए जाएंगे। अच्छा, मतलब और ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श है तो युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। तो ये सारी बातें उसमें लिखी हुई थी, लेकिन इस पर ज़्यादा तवज्जो भारतीय नेताओं ने दिया नहीं। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब हमें ये मतलब तुम्हारा ये प्रस्ताव डोमिनियन कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए अब शुद्ध आज़ादी। डोमिनियन तो हम तुमसे 1930 में मांग रहे थे, अब तो 1940 में आके ये फालतू बातें कर रहे हो, है ना। तो उन्होंने कहा मतलब देखो देर बार काटो, ये कहा उन्होंने बाद में। पूना समझौते की मुख्य प्रमुख व्यवस्था क्या थी? जो पूना समझौता हुआ था उसकी मुख्य बातें क्या थी? सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित, देखो हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं ताकि, क्योंकि हमें पता है एक ही बात को दो बार टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है। तो पूना समझौते में क्या क्या बातें थी? सारी बातें सही है। तो पहली बात क्या है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है ना उसमें भी दलितों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुनिश्चित किए गए। ठीक है, ये खत्म सकते हैं। यानी पहले तो क्या था, दलितों के लिए अलग जो भी था वहां पे उनको सीटें बनती थी। अब सामान्य निर्वाचन क्षेत्र थी ना वहां पे भी कुछ जगह दलितों के लिए रखे गए थे। ठीक है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए दिए गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में कितना दिया गया आरक्षण? 20% दलितों को आरक्षण दिया गया। और दलित वर्गों को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्था और सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब जो नौकरी हो गई या स्थानीय संस्थाएं हो गई वहां पे भी उनको आरक्षण इसके तहत पुनः समझौते के तहत प्रदान करने का मतलब सहमति उनके बीच में बनी थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ये सारा हो जाएगा। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ जब इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो 1883 में ना जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है इनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में एक इल्बर्ट बिल आया था, इसके पक्ष के इस इल्बर्ट बिल के पक्ष में मतलब जबरदस्त आंदोलन किया था। उस किस संस्था ने किया था 1883 के अंदर? पूना सार्वजनिक सभा ने, बॉम्बे एसोसिएशन ने, मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने, इंडियन एसोसिएशन ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो इंडियन एसोसिएशन है ना इन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी का विरोध किया और इल्बर्ट बिल का विरोध किया। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन। अब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। कब हुई? 1876 में। और किसने करी? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी थी। किसने करी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी। 1876 में हुई। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब जेल गए तो इसका विरोध किया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन थे? ये गर्म दल के नेता माने जा सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, शिवाजी महादेव गोविंद रानाडे। तो केसरी और मराठा समाचार पत्र है ना ये बाल गंगाधर तिलक साहब ने निकाले थे, है ना। उन्होंने क्या कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो केसरी और मराठा समाचार पत्र है ये बाल गंगाधर तिलक साहब ने निकाले थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? शासन को सुविधापूर्ण चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता, या प्रशासनिक पुनर्गठन करना। तो इसका जो बंग आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। क्योंकि उस समय जब मतलब एक प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस विभिन्न तरीकों से विरोध दर्ज कर रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनको लगा कि जो हिंदू और मुस्लिम है भारत में ये मतलब एक होकर कार्य कर रहे हैं, तो कहीं हो ना हो इनको इस प्रकार से कुछ अलग करा जाए ताकि ये मतलब एक दूसरे से चिढ़ने लगे। तो यही फूट डालो राज करो वाली नीति के लिए उन्होंने बंगाल भंग किया था, है ना। कब किया था? तो इसके बारे में देखो 20 जुलाई 1905 को तो घोषणा की गई। घोषणा कब करी गई बंगाल विभाजन की? 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई। और ये बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, और उस समय जो वायसराय था कौन था? तो एक कर्जन था। मतलब इसका नाम तो कर्जन है वैसे, लेकिन इसके जो कार्य है ना वो दुर्जन वाले हैं। ठीक है, नाम इसका कर्जन है, कार्य इसके दुर्जन वाले थे। मतलब बहुत ही कमीना किस्म का इंसान था यह कर्जन।
तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन इफेक्टिव कब हुआ, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक दल की स्थापना की थी। उस दल का नाम क्या है? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 में जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया था। उसके अगले साल जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन गांधी जी बाकी लोग नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये आपकी मतलब थोती राजनीति आप ही संभालो, हम तो मतलब अपना साइड में कुछ करेंगे। तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। और बाद में आपको पता ही है सुभाष चंद्र बोस साहब तो कितने विजनरी थे, बहुत बड़े मतलब एक अलग ही व्यक्तित्व के धनी थे वो। तो ये 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्य प्रहरी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी क्या है? मतलब इंटरनेशनल व्यापार करते हैं तो उसका मुख्य प्रहरी कौन है? WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक या IFC? तो इसका आंसर होगा WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये विश्व व्यापार को देखता है, नाम ही विश्व व्यापार संगठन है तो विश्व व्यापार को देखेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो गया। कोई भी भूखा ना सोए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए योजना कौन सी लाई गई है? मतलब कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आहार योजना, मिड डे मील, इंदिरा रसोई या कोई नहीं? तो जो इंदिरा रसोई योजना है ना, इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसका ध्येय है और ये इंदिरा रसोई से संबंधित है। कब शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना? तो ये 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई। कब शुरू की गई? 20 अगस्त 2020। तो इसमें देखो 3 बार तो 20 आ गया इंदिरा रसोई में, ठीक है, एक बार 8 आया है, ठीक है। तो 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई और कोई भी भूखा ना सोए, ये इसका संकल्प है। मुद्रा के आधुनिक रूप में कौन शामिल नहीं है? तो करेंसी, बैंकों में निक्षेप, वस्तु विनिमय, ये सभी। तो देखो करेंसी तो मुद्रा का आधुनिक रूप ही है ना। बैंकों में निक्षेप यानी बैंकों में डिपॉजिट, बैंक पहले बैंक थोड़ी होते थे, अब बैंकों में डिपॉजिट होने लग गए हैं। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय तो भाई साहब आधुनिक रूप में थोड़ी होती थी, ये तो पुराने जमाने में हमारे टाइम पे होती थी वस्तु विनिमय, 1000-2000 साल पहले। अभी वस्तु विनिमय थोड़ी हो रही है, अभी तो करेंसी के माध्यम से हो रहा है। तो ये तो आप लोगों का, नया लोगों का जमाना है वर्तमान में। तो जो हमारे टाइम पे वस्तु विनिमय का काम होता था, है ना, तो मतलब बहुत पुरानी व्यवस्था है, आधुनिक रूप नहीं है, पुरातन रूप है इसका। मुद्रा का पुरातन रूप क्या है? ये है वस्तु विनिमय। लेकिन करेंसी आधुनिक है, बैंकों में निक्षेप आधुनिक है, लेकिन वस्तु विनिमय पुरातन रूप है, हमारे टाइम का है। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है। भारत में जो वर्तमान मुद्रा प्रणाली है उसका मैनेजमेंट कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है, RBI करता है, या नेशनलाइज बैंक करते हैं, SBI करता है। तो मुद्रा प्रणाली का मैनेजमेंट कौन करता है? हम भी विदित है, आप भी विदित हो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1935 में स्थापना करी गई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और वर्तमान में भारतीय मुद्रा प्रणाली का मैनेजमेंट यही करता है। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम बैंकों के बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो RBI हो जाएगा। और भारत में मुद्रास्फीति कंट्रोल का कार्य कौन करता है? तो ये ही बैंक रेट के माध्यम से या मौद्रिक नीति के माध्यम से वर्तमान में मुद्रास्फीति महंगाई दर को नियंत्रित करने का कार्य भी रिजर्व बैंक को सौंपा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा बैंक मुख्यतः किसानों को दीर्घ अवधि ऋण देता है? बात कर रहे हैं किसानों को ऋण और बात कर रहे हैं लंबी टाइम के लिए ऋण। नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, SBI, RRB। देखो बैंक किसानों को लोन तो SBI भी देता है, RRB भी देता है और भूमि विकास बैंक भी देता है, ठीक है। लेकिन यह बात कर रही है दीर्घ अवधि के ऋण के लिए। दीर्घ अवधि के ऋण किस लिए लेते हैं? दीर्घ अवधि के लिए ऋण लेते हैं भूमि को खरीदने के लिए, है ना। तो इस पर्पज के लिए कौन सा बैंक ऋण देगा? वो देगा भूमि विकास बैंक। देखो जो नाबार्ड है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 को हुई थी, 1982 को स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषिगत कार्यों के लिए किसानों को मतलब ऋण उपलब्ध करवाना, उनको जब आवश्यकता हो। लेकिन ये खुद उपलब्ध नहीं करवाता, ये रीफाइनेंस एजेंसी एक तरीके से ये बैंकों को देता है सहायता और बैंक बाद में किसानों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। तो लेकिन दीर्घ अवधि के लिए ऋण कौन प्रदान करता है? तो जो भूमि विकास बैंक है वो किसानों को दीर्घ अवधि, लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। बाकी जो शॉर्ट अवधि के लिए जो KCC वगैरह होते हैं वो SBI भी करता है, रीजनल रूरल बैंक भी करते हैं और भूमि विकास बैंक भी करते हैं। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा किसने दी थी? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, यह अवधारणा किसने दी थी? मोहम्मद यूनुस ने, अमर्त्य सेन ने, C रंगराजन ने या विजय केलकर ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन
ए यानी मोहम्मद यूनुस साहब ये बांग्लादेश के मतलब अर्थशास्त्री हुए हैं, इन्होंने स्वयं सहायता समूह की अवधारणा दी थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में भारत में अर्थव्यवस्था का स्वरूप कौन सा अपना रखा है, यानी भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है। भारत में निजी इकोनॉमी है, सहकारी इकोनॉमी है, या मिश्रित है, या कोई नहीं। तो देखो पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, इस प्रकार कह सकते हैं। तो भारत में मिश्रित इकोनॉमी है। मिश्रित इकोनॉमी का तात्पर्य क्या होता है? तो मिश्रित इकोनॉमी को समझने के लिए पहले हमने समझना पड़ेगा पूंजीवादी इकोनॉमी। पूंजीवादी इकोनॉमी मतलब जिसमें जो संपत्ति का हक है वो किसी निजी व्यक्ति का होगा, सरकार उसके कार्यों में किसी प्रकार का दखल नहीं देगी। कोई भी मतलब बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो व्यक्ति ही करेगा, है ना। सरकार का कार्य सिर्फ रेगुलेटिंग का होगा। दूसरी होती है जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण देखते हैं तो वो कौन सी है? तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वही अगर बात करें मतलब समाजवादी या साम्यवादी, तो जो रशिया की इकोनॉमी है उसमें क्या होता है? जो संपत्ति के साधन है वो उन पे हक किसका होता है? वो सरकार का होता है, ठीक है। और सरकार किसी भी प्रकार किसी से व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठे नहीं होने देती और अपने पास ही रखती है, और आय के साधनों पर कंट्रोल भी सीधा वही रखती है। कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कितनी एरिया पे खेती करेगा, ये डिसाइड कौन करता है? ये सरकार करती है। और सरकार के संगठन होते हैं, यानी अगर कोई कंपनी चल रही है तो वो भी सरकार की चल रही है, हर चीज सरकार की चल रही है, लोग तो सिर्फ काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की इकोनॉमी होती है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है। अब इन दोनों का जो मिक्स रूप होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कुछ क्षेत्र होते हैं वो मतलब सरकार कंट्रोल करती है, कुछ क्षेत्र होते हैं वो जनता के पास में दे रखे होते हैं, और कुछ क्षेत्र होते हैं जो मिले जुले रूप से होते हैं। तो हमारे भारत की इकोनॉमी देखते हो तो किस प्रकार की इकोनॉमी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे डिसाइड करेंगे? तो जैसे रेलवे हो गया, रक्षा हो गया, इस प्रकार के जो सेक्टर है वो उन पे किसका कंट्रोल है? वो सरकार का है, वो सरकार चला रही है। वहीं अगर बात करें बैंकिंग की, या फिर बात करें मतलब टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लो, या किसी ज्यादातर बहुत सारे सेक्टर वो निजी क्षेत्र में ही है, तो वो निजी क्षेत्र में है। तो यहाँ पे सरकारी स्वामित्व भी है और निजी स्वामित्व भी है, दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट है। तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे भारत की इकोनॉमी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? मतलब कोई देश की इकोनॉमी मतलब आर्थिक वृद्धि हो रही है, कैसे डिसाइड करेंगे? जीडीपी के आधार पे, एनडीपी के आधार पे, जीएनपी के आधार पे, या प्रति व्यक्ति उत्पाद के आधार पे? तो मतलब वास्तविक वृद्धि कब होगी? जब हर व्यक्ति बढ़ रहा है तभी तो होगी ना। तो प्रति व्यक्ति उत्पाद के आधार पे किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक बेस्ट माप मानी जाती है, कि सबसे अच्छी माप है ना कि आर्थिक वृद्धि हो रही है नहीं हो रही, ये प्रति व्यक्ति उत्पाद के आधार पे डिसाइड किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पुरोगामी कार्य किया था? राष्ट्रीय आय पे पुरोगामी कार्य किसने किया था? जगदीश भगवती, अमर्त्य सेन, एस सेठ, या वी.के.आर.वी. राव? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय पे पुरोगामी कार्य किया था वी.के.आर.वी. राव साहब ने। किसने किया? वी.के.आर.वी. राव साहब ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? यूनिसेफ, विश्व बैंक, यूएनडीपी या यूनेस्को? तो वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है ना वो यूएनडीपी करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। पहली रिपोर्ट 1990 में जारी की गई थी। और एक वस्तु का, अगले प्रश्न में अगला प्रश्न आ गया, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। यानी क्या कह रहा है? होता क्या है? पहले मतलब प्रक्रिया क्या होती है? पहले प्राकृतिक क्षेत्र से उत्पादन होता है, फिर प्राकृतिक क्षेत्र से उत्पादित हुई चीज को फिर से रिवाइज तरीके से उत्पादन किया जाता है, और फिर उनको बनाने के लिए जो सर्विस दी जाती है वो तीसरी कैटेगरी में आती है। तो जैसे मान लीजिए प्राकृतिक क्षेत्रों से कुछ भी उत्पादन हो रहा है तो वो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। जैसे कृषि, फसल का उपजाना, मान लो फसल का उपजाना, खनिजों का निकालना, खनिजों का जमीन से निकालना, खनन कह सकते हैं, खनन। ये क्या है? ये प्राकृतिक क्षेत्र है। कैसे? कि मान लो अब फसल है वो प्राकृतिक तरीके से उपजाई जाती है, खनिजों को निकाला जाता है, तो इसमें कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है ना, जो प्रकृति ने दे रखा है वही बाहर निकाला जा रहा है, तो ये प्राकृतिक क्षेत्र हो गए। अब द्वितीय क्षेत्र क्या है? अब जैसे मान लो फसल तो निकाल ली, अब मान लो कोई प्रोटीन शेक बनाया जा रहा है, किससे बनाया जा रहा है? विभिन्न प्रकार की दालों से बनाया जा रहा है, तो उसमें फसल का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। मान लो सॉस बनाया जा रहा है, तो
फसल तो पहले निकाल ली, टमाटर तो पहले उत्पादित कर लिए, अब उसको प्रसंस्कृत रूप दिया जा रहा है, तो ये द्वितीय क्षेत्र होगा, उद्योग क्षेत्र होगा। और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। जैसे आप कल को अध्यापक बन जाओगे तो आप किस सेक्टर में होगे, आप सर्विस सेक्टर में होगे। मतलब आप किसी प्रकार को न तो प्राकृतिक रूप से उपजा रहे हो, ना ही मतलब द्वितीय तौर से किसी चीज को प्रसंस्कृत कर रहे हो, आप तो सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहे हो। तो जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, ये तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में होते हैं, यानी नौकरी पेशा लोग होते हैं वो सेवा क्षेत्र में आते हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र होता है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन करने की जो विधि है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। प्रश्न की लैंग्वेज हमें पकड़नी है और उसका उत्तर क्या होगा उस प्रकार से हमें आइडेंटिफाई करके मार्क करना है। भारत में निम्न में से कौन सा एक उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है? उर्वरक उद्योग बाकी सारे मैंने आपको जैसे बताया, आप किसान फैमिली से हो ज़्यादातर अधिकतर बच्चे, तो उर्वरक उद्योग से कौन सा केंद्र संबंधित नहीं है? कोरबा, कोयम्बटूर, मुजफ्फरपुर या बठिंडा। तो इसमें जो मुजफ्फरपुर है ना वो उर्वरक उद्योग से संबंधित नहीं है, बाकी कोरबा, कोयम्बटूर और बठिंडा है ये उर्वरक उद्योग के केंद्र है माने जाते हैं। और मुजफ्फरपुर ये कहाँ पे है? तो ये अपने बिहार में पड़ता है। बिहार में एक नदी बहती है बूढ़ी गंडक, उसी बूढ़ी गंडक नदी के किनारे ही ये मुजफ्फरपुर शहर बसा हुआ है। वैसे काफी फेमस शहर है मुजफ्फरपुर, अक्सर आप सुनते होंगे। भारतीय उद्योग जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से बर्बाद हो गए, मतलब ब्रिटेन की जो आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसीज थे उसके कारण बर्बाद हो गए, वो कौन से उद्योग थे? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग या चमड़ा उद्योग। देखो ब्रिटेन की आर्थिक नीति क्या थी, यहां से कच्चा माल लो, फिर उसे ब्रिटेन ले जाओ, वहां से सामान बनाओ मशीनों के माध्यम से, और फिर उस सामान को वापस इंडिया में लो और यहीं के लोगों को बेच दो। यानी जो सामान था कच्चे तौर पे था वो इंडिया से था, सब उन्होंने बनाया और बनाने के बदले मतलब 10 रुपए का सामान कच्चा माल लिया और फिर बनाने के बदले उस चीज के 100 रुपए लेने लग गए। अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो छोटे उद्योग थे, वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग, छोटे छोटे कारीगर थे, है ना, उनका रोजगार चल रहा था अच्छा भला। मान लो कोई लकड़ी का कारीगर था, कोई किसी और चीज़ का कारीगर था, मतलब कोई मूर्तियां बनाता था, मान लो कोई कपड़े बनाता था, बुनता था, बुनकर वगैरह हो गए। तो धीरे धीरे अब वो ब्रिटेन से मशीनों से बनी हुई सामान सस्ते हो गए, क्योंकि वहां पे मतलब हजारों लाखों लोट एक साथ बनते, यहाँ पे बेचारे एक बनाने में बहुत सारा समय व्यतीत होता। तो अब वो मतलब इंडिया में बना हुआ सामान वो 100 रुपये, वो 150 रुपये से कम में बन नहीं पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति का पूरा दिन लग जाएगा। और मशीनों को बनने में क्या है, यहां से सस्ता सामान लिया और वहां से बना के भेज दिया। अब लोग 150 रुपये वाला सामान थोड़ी लेंगे, फिर तो 100 रुपये वाला सामान लेंगे। तो इस प्रकार उनका कार्य धंधा है ना वो ठप हो जाएगा और धीरे धीरे वो मार्केट से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो ब्रिटिशर्स की नीतियां थी उसके कारण कौन से उद्योग प्रभावित हुए थे? तो ये वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग है ना, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो हम सुनते हैं प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा नहीं आता? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण और केंद्रीकरण। तो इसमें केंद्रीकरण नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्रीकरण का तात्पर्य क्या होता है? जो सत्ता का, पावर का जो किसी एक व्यक्ति के पास सेंट्रिक हो जाना केंद्रीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन तो इसके पार्ट है। तो ऑप्शन डी इसका पार्ट नहीं है आर्थिक सुधारों का। जो 1991 में हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और भारत के वित्त मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह साहब थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क एक किताब है, किताब का नाम है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। इसके लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, फ्रेज फेनान, समीर अमीन या मार्टिन लूथर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी फ्रेंच फेनान नाम के व्यक्ति है, इन्होंने ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नाम की एक किताब लिखी है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 26 दिसंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। देखो हमें पता है हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन संविधान बनके तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। तो जिस दिन तैयार हुआ था ना उसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 6 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया, 26 नवंबर को, सॉरी ये 6 नवंबर गलती से लिखा हुआ, मान लो 26 नवंबर को भारतीय संविधान द्वारा संविधान को अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई।
अब 2015 से क्यों हुई? क्योंकि 2015 में ना बाबा साहब के जन्म दिवस का 125वां जन्म दिवस था। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब है ना, उनके जन्मदिन का 125वें नंबर का जन्मदिन था। इस कारण मोदी साहब ने कहा कि मतलब अब 26 नवंबर को इसी साल से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और बाबा साहब को संविधान का निर्माता माना जाता है, इसलिए उनके जन्मदिन के साल को ही स्पेशल दिन के साल को 125वां स्पेशल साल हो गया ना, तो संविधान दिवस की शुरुआत की गई। संविधान का प्रारूप, अब जैसे ये कथन है, ध्यान से पढ़ना है, कथन एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की कोई प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। कई देशों में किया गया कि एक ही पार्टी सरकार बनाती रहे, लेकिन भारत के संविधान में ऐसा नहीं किया गया। ये कह रहे हैं सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चार छोड़ दिया गया है। यानी सत्ता में कौन होगा ये जनता निश्चित करेगी, जैसा कि होना ही चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है तो संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श के उद्यत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे दिया जाता है। मतलब ये लाइनें किसने कही है, ये कहने का तात्पर्य प्रश्न का। पंडित नेहरू साहब ने कही है, बाबा साहब ने कही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कही है, या आचार्य जे.बी. कृपलानी जी ने कही है। तो इसका आंसर होगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब है ना, इन्होंने ये ऐसा कहा है। लाइन को एक बार फिर से देख लेना, आपने आराम से पॉज करके देख लेना कि क्या कह रहे हैं बाबा साहब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्रमशः अधिकार दिया गया है। यानी उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को जो रिट जारी करने की पावर है ना, वो कौन से अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है? तो 222, 32, 226, 36, 226 या 30, 226। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन बी, यानी 32 और 226 के तहत। देखो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में। आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है वो हाई कोर्ट के पास में। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास में यह पावर है रिट जारी करने की। अगला प्रश्न, कथनों पे ध्यान से पढ़ना है और हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। अब देखो हमें ये जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में गलत नहीं कर देना है। तो हमें असत्य कथन बताने। तो पहला कथन है मूल संविधान में कुल 10 नीति निर्देशक तत्व थे। तो मूल संविधान में 10 ही नीति निर्देशक तत्व थे क्या? 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व दे रखे भाग 4 में, तो 10 ही थोड़े होंगे। बाद में जोड़े तो 39 A, B ऐसे करके जोड़े हुए हैं, तो 10 तो नहीं थे, ज्यादा ही थे। तो पहला कथन तो सीधा सीधा गलत हो गया, तो इसे तो हम गलत मार्क कर लेते हैं। दूसरा कथन कह रहा है संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। बिल्कुल है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल सही बात है, यानी ये होगा नहीं। तीसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 38 से 44 में 44 संविधान संशोधन के द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया था, ये भी सही है। मतलब 44 संविधान संशोधन किया था, 38 संशोधन किया गया था, बिल्कुल सही किया गया था। और चौथा कथन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 6 साल से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल का प्रावधान किया गया है। नहीं, 6 से 14 साल के बच्चों की किया गया भैया, न कि 6 साल तक के। तो इसका मतलब चौथा कथन भी गलत हो गया। अब हमें क्या पूछा था, कौन कौन से असत्य है? तो पहला असत्य है और चौथा असत्य है। पहला और चौथा असत्य कहाँ दे रखा है? तो ऑप्शन बी में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी के आगे ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य समाहित नहीं है? यानी हमने मूल कर्तव्य देख रखे, 51A में मूल कर्तव्य दे रखे, हमें पता है। अब हमने मूल कर्तव्य में से कौन सी है जो इसमें नहीं है? देखो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये है, बिल्कुल है। उसके बाद में देखते हैं तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें, इस प्रकार की लाइन भी है, बिल्कुल है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, यह भी है। लेकिन अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, इस प्रकार का कोई लाइन नहीं है। वैसे तो ये मतलब नैतिक कर्तव्य ही अपने आप में कि देश में किसी भी प्रकार की असमानता होती है तो हमें उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ये आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है ना, तो सारे लोग ही समान रूप से कार्य करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। हम अपने में आपस में उलझ के रह जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे भाई, है ना। तो ये एक मूल कर्तव्य में समाहित नहीं है, लेकिन एक तौर से नैतिक कर्तव्य तो है ही ना। अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य शामिल कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन सी वाला नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है?
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति साहब के पास में है, हमने पढ़ रखा है। लेकिन अब हम कंफ्यूज ही आ गए कि कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल 129 में, 32 में, 143 में, 32 या आर्टिकल ओनली 32 में। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन से में, याद करो। तो ये होगा आर्टिकल 143 में, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति, यानी वो किसी मामले में परामर्श ले सकते हैं, वो आर्टिकल 143 में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, राष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि आप हमें अमुक मैटर पे परामर्श दो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में वो मामला आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो परामर्श दे और ना चाहे तो नहीं दे, मतलब वो चाहे तो परामर्श दे सकता है, या तो मना कर सकता है, भाई साहब बोले हम परामर्श नहीं देंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यही खत्म नहीं हुई। अब मान लीजिए उस सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति साहब को परामर्श दे दिया, अब राष्ट्रपति साहब पे भी डिपेंड करता है, वो चाहे तो उसको माने, नहीं चाहे तो नहीं माने। मतलब क्या ही खेल चल रहा है ना, बात को समझो। यानी राष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति है 143 में। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस पर परामर्श दे या ना दे। फिर राष्ट्रपति साहब के पास में पावर है कि जो परामर्श दिए, अगर दिया है उन्होंने, तो माने या न माने, ठीक है। लेकिन कौन सा अनुच्छेद इस संबंध में प्रावधान करता है, यह आर्टिकल 143 करता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद का विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं, संविधान के निर्वचन करना है, यानी संविधान का इंटरप्रिटेशन करना है। संविधान की इंटरप्रिटेशन की पावर किसके पास में है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास में, हमने पढ़ रखा है अच्छे से। तो ये कह रहा है कि अगर कोई विधि का सारवान प्रश्न आता है तो सुप्रीम कोर्ट के कितने जज कम से कम बैठेंगे उसमें, संविधान वाले मामले में। तो ये कह रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 लोग तो कम से कम होने चाहिए। 5 लोगों की बेंच तो उस मामले में बैठेगी ही बैठेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम 5 लोग है ना, संविधान से अगर संबंधित कोई मामला हो तो उसमें 5 लोग होंगे कम से कम। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व था किसके तहत, 332, 330, 331 या 333। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 333, यानी आर्टिकल 333 में इस प्रकार का प्रावधान था। लेकिन अब मोदी साहब के राज में 104वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें क्या कहा गया कि इस प्रकार का जो आरक्षण है ना आंग्ल भारतीय समुदाय को, है ना, वो समाप्त कर दिया गया है। मतलब उनको किसी प्रकार की ऐसे आवश्यकता है नहीं। तो 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जनवरी 2020 में हटा दिया गया। लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा नियंत्रित होता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो लोकसभा सचिवालय की बात कर रहे हैं तो किसके द्वारा नियंत्रित होगा, किसके कंट्रोल में होगा, तो ऑब्वियसली किसके अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के कंट्रोल में होगा, किसके, लोकसभा अध्यक्ष के। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब कथन फिर से आगे, और संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है, बिल्कुल देता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया जा सके कि देखते हैं। और लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा सही है। लाभ के पद को परिभाषित किया नहीं गया स्पष्ट तौर से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 1 और 2 सही है इसमें से। तो पहला कथन फिर से देखते हैं। ये कह रहा है कि संसद है ना, ये निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 में कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है, यानी कई पोस्ट ऐसे मान ली कि ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। ये पावर किसके पास में, संसद के पास में, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959, इसमें अब तक संशोधन कितनी बार किया जा चुका है, तो 5 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। और तीसरा शब्द लाभ के पद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, संसद ही डिसाइड करती है कौन सा लाभ का है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही, तो आंसर ऑप्शन ए के सामने हम इस प्रकार मार्क कर देंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये फिर से कथन का प्रश्न है। आप कहेंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रश्न है, लेकिन आप ही तो कह रहे हो ना कि प्रश्न थोड़े से लेवल के लेके आओ, तो फिर लेवल के लाने पड़ेंगे। भारतीय लोकतंत्र के अधीन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का क्या निहितार्थ है। आप इसको छोड़ो, आपको ये देखो कि इसमें से कौन से कथन सही है कौन से गलत है। इस प्रकार देखो, मंत्री परिषद में पूरे रूप से साथ ही साथ एकल मंत्री के रूप में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये कथन सही है क्या। मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नाम निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, ये सही है क्या। और मंत्रिमंडल में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नहीं रखा जा सकता, प्रधानमंत्री कहते हैं उसे बर्खास्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन डी यानी 2 और 3 नाम के कथन है ना वो सही है।
अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? ये विपक्ष लेके आता है। कौन लेके आता है? विपक्ष का जो बंदा। उद्देश्य क्या होता है? सरकार को गिराना या सरकार को कमजोर करना। सरकार को कमजोर, जो वर्तमान सरकार बन रही है उसको हटाने के लिए या उसको कमजोर बनाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लिया जाता है, न कि मंत्रिपरिषद के द्वारा। मंत्रिपरिषद मतलब सरकार में जो सत्ता पक्ष में वो कौन सा लाते हैं? वो विश्वास प्रस्ताव लाते हैं, है ना, विश्वास मत लेके आते हैं, न कि अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है ना। तो ये मंत्रिपरिषद के द्वारा नहीं लाया जाता। पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है कि मंत्रिमंडल के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नाम निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या कह रखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री के नाम, मतलब प्रधानमंत्री चाहेंगे वही व्यक्ति तो मंत्री के तौर पे नियुक्त होंगे ना। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन क्या कह रहा है? अगर कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रहेगा, यदि प्रधानमंत्री उसको बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति साहब को कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है कि मंत्रिमंडल में वो व्यक्ति नहीं रहेगा अगर प्रधानमंत्री साहब उसे मंत्री पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति साहब को कह देते तो उनको हटाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार कथन 2 और 3 सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध, हमारे सिलेबस में केंद्र राज्य संबंध का पॉइंट है, बिल्कुल है। तो किस पर निर्भर है? संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर है, परंपराओं और व्यवहारों पर निर्भर है, न्यायिक व्याख्याओं पर, या बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर? तो इसका आंसर क्या होगा? इन सारी ही बातों पे केंद्र और राज्यों के संबंध निर्भर है। संवैधानिक प्रावधानों पे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, परंपराओं व्यवहारों पे बिल्कुल है, न्यायिक व्याख्याओं पे भी है, और बातचीत के लिए यंत्र तंत्र विन्यास पे भी है। तो इस प्रकार सारे ही विकल्प है वो केंद्र राज्य संबंध इन पे निर्भर करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स है केंद्र राज्य संबंध। देखो, अभी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार, आप अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि वहां उनको हर बात को लेके कोई कुछ ना कुछ हो जाता है उनके बीच में, है ना। तो इसका कारण क्या है? केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध है पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में, वो उतने मधुर नहीं है। क्योंकि कारण तो चलो आप मतलब समझ सकते हो उसको, किस प्रकार के कारण है। क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार है, जो नेतृत्व इस प्रकार, जो ममता बनर्जी किस प्रकार से, आप समझ सकते हो कि बोलने की जरूरत नहीं है। और अगले प्रश्न में चलते हैं, छोड़ो उस बात को। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? मतलब कौन सा आयोग था जिसने अंतर सरकारी परिषद की स्थापना का रिकमेंडेशन किया था? पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राधाकृष्णन आयोग, या मोहिली आयोग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो सरकारिया आयोग है, इन्होंने किसका अनुसमर्थन किया था? अंतर सरकारी परिषद का। तो सरकारिया जो आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? तो जून 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया साहब इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जून 1983 में इसका गठन किया गया था और इन्होंने अंतर सरकारी परिषद की रिकमेंडेशन करी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों की किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, यानी आर्टिकल 356 का प्रयोग करता है, तो उसके क्या मायने होंगे? उस राज्य में विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होगी, उस राज्य में आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा, या राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब आर्टिकल 356 लगने का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रपति शासन कहते हैं ना साधारण शब्दों में हम उसे। तो उस राज्य की जो विधानमंडल की शक्तियां है ना, वो संसद के पास में आ जाएगी। इसके पास में आ जाती है, संसद के पास में आ जाएगी। ये इसका मतलब वो टेक्निकली आंसर होगा। ठीक है, बाकी निकट हो सकता है ये तो 19, तो ये तो मतलब ही नहीं, राष्ट्रपति शासन में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं कि 19 निलंबित हो जाता है, ये तो होता नहीं है। बाकी विधानसभा तो भंग होगी तभी तो राष्ट्रपति शासन लग रहा है ना उस समय, और संबंधित विधियां बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति साहब तो नहीं बनाएंगे, लेकिन संसद बनाती है, राष्ट्रपति साहब के नाम से बनाई जाती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पे, बाह्य आक्रमण के आधार पे, युद्ध के आधार पे, या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पे। तो देखो अनुच्छेद 352 क्या कहता है कि मतलब आपातकाल लगाया जा सकता है अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, या युद्ध हो जाए। ये सारे कारण होंगे तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हर्बाटीय शिक्षण प्रणाली है, द्विपक्षीय है, त्रिपक्षीय है, पंचपदीय या चतुष्पदीय है? तो जो हर्बाटीय शिक्षण प्रणाली है वो पंचपदीय है। एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? फ्रोबेल, जॉन डीवी, हर्बर्ट वाट, या जे वेन राइटस्टोन? तो जो एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक फ्रोबेल साहब ने एजुकेशन ऑफ मैन नाम की जो किताब है वो लिखी है।
कॉलिंग ने प्रायोजना विधि के मूल्यांकन के कितने चरण बताए हैं? कॉलिंग साहब ने प्रायोजना विधि के मूल्यांकन के कितने चरण बताए हैं? तो इन्होंने 4 चरण बताए। कॉलिंग साहब ने प्रायोजना विधि के मूल्यांकन के लिए, इवोल्यूशन के लिए 4 चरण बताए हैं। सोशल स्टडीज इंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल स्टडीज इंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक है MP मुफात साहब। क्या नाम है? MP मुफात साहब है, यानी मुफात साहब याद रखो। सोशल स्टडीज इंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक। पूर्वगामी प्रकरणों को शामिल करते हुए पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षण की वकालत किस उपागम में की जाती है? तो पूर्वगामी उपकरणों को शामिल करते हुए पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षण की वकालत जो की जाती है वो प्रतीपगमन विधि के तहत की जाती है। किसके? प्रतीपगमन के तहत। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? श्रव्य दृश्य सामग्री की बात कर रहे हैं, कौन सी विधि में आवश्यक नहीं है? समस्या समाधान, व्याख्यान, योजना या फिर सभी? तो इसमें व्याख्यान विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, उसमें बस व्याख्यान देते जाओ, श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता उसमें नहीं होगी। अनुभव का आधार क्या है? प्रत्यक्ष वस्तु, एक सेकेंड, व्याख्यान विधि सही है। अनुभव का आधार क्या है? प्रत्यक्ष वस्तु, प्रत्यक्ष से मिलते जुलते उपकरण, अभिनय संबंधी उपकरण या ये सभी? तो अनुभव का आधार ये सारे ही अनुभव के आधार है। प्रत्यक्ष वस्तु भी अनुभव देती है, प्रत्यक्ष से मिलते जुलते उपकरण भी अनुभव देते हैं और अभिनय संबंधी उपकरण भी अनुभव का आधार बनते हैं। तो ये सारे ही अनुभव के आधार हैं। कक्षा उपयोगिता के आधार पर शिक्षक सहायक उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कक्षा उपयोगिता के आधार पर शिक्षक सहायक उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया है वो कब तक चलनी चाहिए? जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर ना हो जाए। मतलब उपचारात्मक शिक्षण पद्धति प्रक्रिया उद्देश्य क्या है? छात्र का पिछड़ापन दूर होना। तो जब तक ये कार्य नहीं हो जाता तब तक ये चलती रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो जिस प्रकार जब तक मतलब सरकारी अध्यापक नहीं बन जाते तब तक मेहनत लगातार चलती रहनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण में किन विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है? सभी को, विशिष्ट को, कमजोर या ग्रसित को या प्रभावशाली को? तो उपचारात्मक शिक्षण में जो कमजोर और समस्या ग्रसित बालक है, इसको कमजोर और समस्या ग्रसित बालक को उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। और आपको लगता है कि किसी प्रकार की कुछ कमियां रह रही है तो आप हमें लिख सकते हो, या तो आप अपने हमारे जो एडमिन है, 2-3-4 एडमिन होंगे तो उनमें से किसी को भी आप लिख सकते हो, है ना। टेलीग्राम पे भेज सकते हो अपनी किसी प्रकार की समस्या को, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, पढ़ते रहो लगातार, किसी प्रकार की ढील नहीं पकड़नी है ना। ढील पकड़नी ही नहीं है एग्जाम से पहले, कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए पूरी करो, बाकी मत छोड़ो।